हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगर एग्जाम में जीएस अगर किसी भी एग्जाम में अगर आनी है तो ये मान के चलिए कि इससे एक या दो क्वेश्चन तो पक्का रखते ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत आधारभूत चीज़ थी जिसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिससे प्रशासन की जो बागडोर है, प्रशासन की जो शक्ति है, वो गांवों तक पहुंची और गांवों को कुछ अधिकार दिए गए जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पर प्रशासन कर सकें। तो उसी पंचायती राज व्यवस्था को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पक्का है कि इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अब देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है, हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है, तो इस ग्रामीण व्यवस्था की ये आधारभूत स्थिति को हम कहते हैं कि ये बनाती है। देखिए, क्या पंचायती राज व्यवस्था जब से हम अभी से क्या आई? बिल्कुल नहीं। पंचायती राज व्यवस्था का यदि हम इतिहास देखें फ्रेंड्स, तो हमें मौर्य काल से मिलता है। मौर्य काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी वो बहुत ही विस्तृत थी और इसके साथ साथ में वो सेंट्रलाइज ना होके बटी हुई थी। आज हम अपने संविधान के हिसाब से कहते हैं कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का क्या मतलब होता है? संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि शक्ति का कई स्तरों में विभाजन। जैसे अपने यहाँ शक्ति का विभाजन किस तरह से है? केंद्र है, राज्य है और राज्य के बाद में गांव भी है। तो केंद्र राज्य को जो वैधानिक शक्ति थी वो तो पहले मिल गई, लेकिन गांवों को वो शक्ति शुरुआती नहीं मिली थी। तब वो कैसे बटी, इसको हम पूरे डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, अगर एक चीज़ ये भी कि अगर और वीडियोस आप ना देखे हो तो फ्रेंड्स देख लें वो भी, क्योंकि हम पूरी सीरीज बना रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर पूरा पढ़ लेंगे ना आप, तो ये मानिए कि आप किसी भी एग्जाम के लिए आप जो दे रहे हैं, ये मानिए कि पक्का अच्छे से करेंगे जीएस। तो देखिए, मौर्य काल। तो मौर्य काल में जैसा हमने बात की कि मौर्य काल में इस तरह से डिवीजन था। इसके बाद मध्यकाल आया, जब यहाँ पर मुस्लिमों ने शासक किया, तब भी उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बना के रखी थी। अंग्रेजों ने भी कुछ प्रावधान किए थे फ्रेंड्स। 1919 का जो एक अधिनियम इन्होंने लाया था, जिसको हम कहते हैं द्वैध शासन का अधिनियम। अब अगर आप इसको जीएस में थोड़ा सा जानते हैं, तो इसमें द्वैध शासन में भी क्या था कि शक्तियों का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो इन सब में हुआ। इसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद में शुरुआती क्या हुआ कि कुछ सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। तो उस समय 2 अक्टूबर 1952 1952 को, उस समय पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, उन्होंने क्या किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था, इसके तहत उन्होंने समुदायों को यानी गांवों को कुछ शक्तियों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए। तो प्रायोगिक तौर पर उन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश में ऐसी व्यवस्था शुरू की। तो 1958 को प्रायोगिक तौर पर, हमें ध्यान रखना है कि प्रायोगिक तौर पर इस व्यवस्था का क्या हुआ कि वहाँ पर प्रारंभ हुआ। इसके बाद सबसे पहले जो सही रूप से व्यवस्था लागू की गई थी, वो लागू की गई थी राजस्थान में। तो 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से, आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ये एग्जाम से बहुत पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ग्रामीण व्यवस्था है, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको कहाँ लागू किया गया। तो उसका आंसर होता है ये नागौर जिला राजस्थान का। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद जाके इन्होंने उसको मतलब इनॉग्रेट किया था, उसको वहाँ पर शुरू करने का वो किया था। तो औपचारिक रूप से ये उस समय व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई। अब देखिए, जब उस समय जब ये औपचारिक रूप से व्यवस्था शुरू हुई, तो उसको कोई वैधानिक दर्जे नहीं प्राप्त थे। तो सोचा गया कि इसको वैधानिक दर्जा मिले, इसके लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया। फ्रेंड्स, ये समिति जो है, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बलवंत राय मेहता समिति। क्यों? क्योंकि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसको पंचायती राज व्यवस्था का फ्रेंड्स वास्तु शिल्पी भी कहा जाता है इसको, बलवंत राय मेहता को। और यही वो समिति है जिसके माध्यम से हमारी इस जो ग्राम पंचायत का सिस्टम है, इसको पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। तो इसलिए ये बलवंत राय मेहता समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो देखिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता पे एक ग्रामोद्धार समिति बनाई गई थी, जिसने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट 1957, ठीक है, 1957 में इन्होंने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इसमें इन्होंने बताया कि जो व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, इसको हम त्रिस्तरीय रखेंगे। त्रिस्तरीय में पहला जो स्तर है वो ग्राम का स्तर होगा, दूसरा प्रखंड का स्तर होगा या ब्लॉक का स्तर होगा, और तीसरा स्तर होगा जिले का। तो यही वो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, जिसने कहा था कि इस पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको त्रिस्तरीय रखा जाए, जिसमें से ग्राम स्तर सबसे नीचे हो, फिर बीच में ब्लॉक हो और फिर ऊपर जिला हो। इस तरह से ये पूरी व्यवस्था ऑपरेट करे। तो ये बलवंत राय मेहता की जो सिफारिशें थीं, अनतः इन्हीं सिफारिशों को मानते हुए संविधान में एक संशोधन किया गया फ्रेंड्स। लेकिन वो संविधान संशोधन उस समय पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि कई सारे राजनीतिक ऐसे मुद्दे रहे कि उस समय वो संविधान संशोधन नहीं हो सका। अंततः संविधान संशोधन एक हुआ 1992 को, और ये 1992 का जो संविधान संशोधन है इसे हम 73वां संविधान संशोधन कहते हैं। और यही पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनको संवैधानिक रूप प्रदान करता है। तो संवैधानिक रूप प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरी तरह से आप याद करके रखिएगा, क्योंकि अधिकांशतः एग्जामों में डायरेक्ट यही पूछ लेता है तुरंत कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संशोधन है, या सीधे पूछेगा 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित रहा है। तो वहां पर हमें समझना है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक रूप प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। अब देखिए जब ये संविधान संशोधन किया गया तो उस समय कुछ चीजें संविधान में आई। तो क्या क्या आया, देखिए क्या हुआ कि हमारा जो संविधान संशोधन था उसमें से भाग 9 तो था, लेकिन वो भाग 9 सक्रिय नहीं था। तो क्या किया गया कि भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया, सक्रिय किया गया, और उसमें से 16 अनुच्छेद जोड़े गए फ्रेंड्स। 16 अनुच्छेद जोड़े गए, तो उसमें से 243 से लेके 243 ओ तक के अनुच्छेद जोड़े गए। अब देखिए इसको आपको कैसे याद रखना है। आप अगर गिनती में पढ़ते हैं तो 2 3 4 पढ़ते हैं ना, जैसे 2 3 4 ये पढ़ते हैं आप। अब आपको क्या करना है, इस 4 को उठा के इनके बीच में रख देना है, तो क्या बन जाएगा 2 4 3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कैसा है, 2 4 3 है। इसको हमें इस तरह से याद रखना। और 16 थे इसलिए यहाँ ओ तक पहुंचेगा, क्योंकि ओ 15 होता है वैसे तो, लेकिन देखिए एक यहाँ पर बिना ए का भी है ना, तो इसलिए ये 16 थे। अच्छा, इसके साथ साथ में एक अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए तो अनुसूची कौन थी, 11वीं अनुसूची। एग्जाम में बहुत पूछता है फ्रेंड्स, तुरंत पूछेगा कि 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है, या फिर 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची का क्या कार्य था, या उसमें से क्या प्रावधान थे। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 11वीं अनुसूची जो थी, चूंकि देखिए हमारे शुरुआती संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में हमने अनुसूचियां जोड़ दी थी, तब उसमें से 12 हो गई हैं। तो इसमें से ये जो 11वीं अनुसूची थी ये संबंधित थी इससे। अब देखिए एक चीज और, 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं। ये 29 विषय वो हैं जिन पे जो पंचायतें हैं वो मतलब अपना विधि बना सकती हैं और उस पे ये काम करती हैं। तो कितने विषय रखे गए हैं फ्रेंड्स, 29 विषय। ये क्वेश्चन पीसीएस में तक आराम से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी वनडे एग्जाम्स में तो पूछे जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छे हैं क्वेश्चन ये कि पीसीएस तक में पूछ लिए जाते हैं। तो और देखिए जब क्या हुआ कि ये संविधान संशोधन हो गया 92 में संविधान संशोधन होने के बाद में जब ये कंप्लीट हुआ तो इसको लागू कब किया गया, तो लागू किया गया फ्रेंड 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है पंचायती राज दिवस। एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था को प्रवर्तित किया गया था, या हमारा वो जो 73वां संविधान संशोधन है वो प्रवर्तित हुआ था। और देखिए जब ये अधिनियम बन गया पूरी तरह से, तो इसको
सर्वप्रथम किसने लागू किया था? पहले तो देखिए हमने देखा था कि नागौर जिले में राजस्थान के लागू हुआ था, लेकिन उस समय वो क्या था कि संवैधानिक रूप से नहीं था। तो संवैधानिक रूप से लगने के बाद में सबसे पहले लागू किया था मध्य प्रदेश ने। इसने 1994 में क्या करवाए थे कि इसके तहत उन्होंने क्या करवाया था, चुनाव करवाए थे। देखिए शुरुआती क्या था कि जब इनका गठन होता था तो राज्यों की मनमानी होती थी उसमें। राज्य चाहे तो जब चुनाव करा लें, ना चाहे तो ना कराएं। इसके साथ वित्तीय व्यवस्था उनको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, कितने अधिकार दे रहे हैं, ये कोई निश्चित नहीं था। लेकिन जब से ये अधिनियम 73वां संविधान संशोधन हुआ तब पंचायतों का एक पूरा स्वरूप आया कि इस तरह से पंचायतें काम करेंगी, उनको ये शक्तियां होंगी। जैसे विषय भी देखिए कितने विषय, 29 विषय होंगे इसमें। तो ये सारी चीजें फिर बाद में आई उसमें। तो देखिए अब जब ये संविधान संशोधन हो गया तब उनका गठन जो है वो कैसा रहा। तो देखिए गठन की हम बात करें तो वैसे भी हमने देखा था कि गठन में जो BR मेहता जी थे उन्होंने त्रिस्तरीय बताया था। तो त्रिस्तरीय को हमारे संविधान संशोधन ने भी क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने क्या किया कि 243B अनुच्छेद 243B के तहत उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भारत में त्रिस्तरीय होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस उन्होंने दी कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तब वहां पर मध्यवर्ती जो गठन है उसकी छूट दी जाएगी। मतलब ब्लॉक लेवल पे आप ना भी अगर गठन करें तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है। यहाँ पर एक प्रदेश और है, पूछा जाता है कि मतलब 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर है, तो वो कहाँ पे है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो व्यवस्था है वो कैसी है, 4 स्तरीय है। अब देखिए ये जो पंचायती राज है इसकी थोड़ा सा और कंडीशन से जाने, इसमें आरक्षण कैसे है। तो देखिए पूरा जो आरक्षण है फ्रेंड्स वो है कि 1/3 स्त्रियां होनी चाहिए पूरी सीटों में से। ठीक है, अगर पूरी सीटें मान लीजिए 100 हैं तो उनमें से 1/3 स्त्रियों की सीटें होंगी। लेकिन जो SC ST का जो उसमें से आरक्षण है उसको कैसे किया जाएगा कि जनसंख्या के अनुपात से किया जाएगा, और जितना किया जाएगा उसमें से 1/3 स्त्रियां रहेंगी, जनजातीय स्त्रियां। और इन जनजातीय स्त्रियों की हालांकि काउंटिंग जो है वो हमारी टोटल स्त्रियों की संरक्षित सीटों में से की जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर 10 सीटें हैं, ठीक है, तो 10 सीटों में से 1/3 के हिसाब से जनजातीय स्त्रियों की होंगी। अगर मान लीजिए इसमें से SC ST की 10 सीटें हैं तो 10 सीटों में से 1/3 सीटें इनकी निकाल ली जाएंगी, और इनको लेकिन उसमें क्या किया जाएगा, टोटल सीटों में से काउंट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आरक्षण दिया जाता है। कार्यकाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कार्यकाल जो इनका होता है नॉर्मली 5 साल का होता है। मतलब कोई भी अगर गठन किया जाता है पंचायती राज का तो तीनों स्तरों में, है ना, ग्राम में भी, ब्लॉक में भी और जिले में भी, तीनों में कैसा होगा कि 5 साल का इनका कार्यकाल होगा नॉर्मली। लेकिन बीच में भी अगर कोई कारण के अगर विघटन होता है तो विघटन की स्थिति में क्या होगा कि 6 माह के अंदर अंदर उनको चुनाव कराने होंगे। लेकिन वो जो चुनाव होगा वो चुनाव ऐसा नहीं है कि फिर 5 साल तक चलेगा, वो बची हुई अवधि तक चलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने शासन मतलब अपना प्रशासन करना शुरू किया, अब उसको हो गए मान लीजिए कि 3 साल हो गए, ठीक, इसके बाद मान लीजिए उसकी डेथ हो गई। अब चुनाव हमें कराना है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। अब कराने के बाद हम ये मानते हैं कि जैसे उसकी डेथ हो गई तुरंत चुनाव करा लिया गया, तब अब इसका कार्यकाल कितने का होगा, अगले कैंडिडेट का 2 ही साल का होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से कार्यकाल इसका चलेगा। एक चीज और कि देखिए जब हम आते हैं इधर, अगर मान लीजिए लोकसभा की बात करें तो हमें वहां पर 25 साल उम्र चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर ग्राम स्तर में अगर चुनाव कोई लड़ रहा है तो यहाँ पर हमें फैसिलिटी दी गई है कि अगर 21 वर्ष की भी आयु है कैंडिडेट की तो कैंडिडेट मान्य होगा, उसको चुनाव लड़ने की अनुमति होगी, और वो अगर बनेगा तो उसको इलीगल नहीं ठहराया जाएगा। इसके बाद जो देखिए चुनाव की जो पूरी कार्यप्रणाली है, यहाँ की जो सूची बनाने का काम है, मतदाता सूची है, और यहाँ की पूरी जो व्यवस्था है वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो चुनाव कराने की जो सारी व्यवस्था होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, वो इसको क्या करता है कि पूरी तरह से करता है। इसके साथ साथ में जो राज्य, देखिए एक चीज और
हमारा जो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य ग्रामों की पंचायतों का, मतलब ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। तो ये डीपीएसपी में भी इस चीज़ का इफेक्ट वहाँ पर आता है। और इसकी जो वो व्यवस्था है कि फाइनेंस की व्यवस्था है, तो राज्य इसकी पूरी फाइनेंस की व्यवस्था फ्रेंड्स करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इसके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। और इसमें जो मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं, अगर आप कोई भी पिछला एग्जाम उठा के देखेंगे, आपको इसमें से पक्का क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको देखते रहिए इस चैनल को, इसमें आपको और भी हम महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको कोई डिमांड भी लगे, आवश्यकता आपको लगे, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस पर भी बनाने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और चैनल को लाइक कर दें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप इससे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।